बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस मेन वीडियो में आप CS201 एज वेल एज CS201 प्रैक्टिकल यानी P ये सारा कुछ इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। मैं आपको फिर बता दूं स्टार्टिंग में ही कि ये वीडियो प्रैक्टिकल वालों के लिए भी है और यही वीडियो आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा पहले सिलेबस बता दूं। प्रैक्टिकल वालों का जो सिलेबस है वो 1 से लेकर 45 तक है। इसी के साथ साथ जो आपके थ्योरेटिकल वाले सब्जेक्ट्स हैं ना उनका सिलेबस जो है वो 19 से 45 तक है। तो मेक श्योर ज़रा आपने चीज़ों को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। राइट, स्टार्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इक्विवेलेंट टू। आपने बताना है कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इक्विवेलेंट है इस वाली स्टेटमेंट के। देखें ये आपके पास ना लेक्चर नंबर 22 से आया हुआ है, आपका 19 से लेकर आगे ऑनवर्ड लेक्चर है। देखो ये जो प्लस इक्वल है इसका मतलब क्या है, पहले मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। इसको आपने गौर से समझना है, ये प्रैक्टिकल में मस्ट पूछा जाएगा और थ्योरेटिकल में बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। देखें प्लस और इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है कि ये जो हमारे पास है ना ये कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर है। जैसे मैं लिखता हूँ, फर्ज करें मैं आपके सामने यहाँ पे लिखता हूँ कि 2 प्लस इक्वल्स 2, ठीक है 2। तो इसका मतलब है कि चलें इसको भी छोड़ें, इससे ज़्यादा इजी एग्जांपल इसी को लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा आसान है। सम प्लस इक्वल टू जे मल्टीप्लाई बाय जे। देखें इसका जो बेसिक आंसर है ना वो ये वाला है, सम इक्वल टू सम प्लस जे मल्टीप्लाई बाय जे। कैसे इसका आंसर आ रहा है, इसको ज़रा आपने थोड़ा सा लॉजिकल अंडरस्टैंड करना है। मैं लिखता हूँ ए प्लस इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए ये वाली स्टेटमेंट है ए प्लस इक्वल टू 1। अब इसका मतलब है कि ए, ये पहले वाला बराबर का साइन आएगा, बराबर यानी कि इनिशियलाइज ए प्लस 1। तो इसका मतलब है कि ये ए 2 दफ़ा आएगा, ठीक है। पहले इस ए को आपने अंडरस्टैंड करना है, फिर ए को अंडरस्टैंड करने के बाद ये बराबर का साइन आ जाएगा। देखें फिर उसके बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी वो यही ए दोबारा आएगा और फिर आपके पास प्लस प्लस और फिर 1। अब ये देखो यहाँ पे भी यही सारा काम जो है वो हो रहा है। कैसे, सम है ना, देखें सम, फिर ये दूसरा बराबर का साइन आएगा तो सम, देखो यहाँ पे एस फॉर सम इक्वल्स टू फिर सम प्लस, ठीक है, क्योंकि प्लस का ऑपरेटर था। फिर जे को मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, जे के साथ। तो यहाँ पे आप जे को मल्टीप्लाई करवाएंगे जे के साथ, तो देखो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। तो राइट ऑप्शन दिस वन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लें, स्पेशली ये वाला ए प्लस इक्वल टू 1 किसके बराबर है, ए इक्वल टू ए प्लस 1। इस तरह माइनस मल्टीप्लाई सब इसको हो जाएगा। तो पेपर में ये मस्ट पूछा जाता है आपसे, तो आपने ज़रा याद रखना है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, तमाम तर एलिमेंट्स अरे के सेम टाइप के होने चाहिए। ये देखें ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे आर ऑफ सेम टाइप। जो तमाम तर एलिमेंट्स होते हैं ना अरे के, वो हमेशा सेम टाइप होते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, देखें आप यूट्यूब पे ज़रा इसको जूम कर लीजिएगा। ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे मस्ट बी सेम टाइप। तो ये सेम टाइप इसका जो है यहाँ पर राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आते हैं, C++ में नल करेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए नल करेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है ना वो इस तरह से, बैकलाइन और एन शो करता है कि ये आपका नल करेक्टर है। राइट, एन क्या शो करता है, ये आपका नल करेक्टर है। अच्छा आगे देखो, द डायनामिक मेमोरी। जहाँ पर भी डायनामिक मेमोरी आएगी वहाँ पे आपने बात याद रखनी है कि हम वहाँ पे हीप की बात कर रहे हैं। हीप का मतलब होता है कि मेमोरी को गेट करना फ्रॉम द मेमोरी यानी रैम को। तो मेमोरी एक जगह पड़ी होती है, मेमोरी का जो ढेर होता है ना उसको हम हीप कहते हैं। तो हीप इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ वैल्यू इज रेफर्ड बाय अ नॉर्मल वेरिएबल। जब आपकी वैल्यू रेफर होती है नॉर्मल वेरिएबल से, देन इट इज़ नॉन एज। तो ये क्या कहलाता है, ये डायरेक्ट रेफरेंस कहलाता है। ये समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है, इसमें आपने सिर्फ चीज़ों को याद रखना है। ये एक डेफिनेशन है, जब आपकी वैल्यू नॉर्मल वेरिएबल से रेफर्ड होती है तो उसको हम डायरेक्ट वेरिएबल कहते हैं या डायरेक्ट रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट रेफरेंस इज द राइट ऑप्शन। एड्रेस ऑपरेटर होता है जनाब ऐसे, ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एड्रेस ऑपरेटर कौन सा होता है, ये वाला एंड का। जहां पर भी ये वर्ड एंड आएगा ना उसे हम कहते हैं हमारे पास ये रेफरेंस वर्ड है, यानी कि एड्रेस। एड्रेस का मतलब कि आपको मेमोरी का एड्रेस दे दिया गया है। तो ये क्या, इट इज़ यूज्ड विद, ये किसके साथ यूज होता है जनाब, ये वेरिएबल्स के साथ यूज होता है, ठीक है। एड्रेस ऑपरेटर हमेशा वेरिएबल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, स्टेटमेंट के साथ नहीं हो सकता, एक्सप्रेशन के साथ नहीं हो सकता। कांस्टेंट जो कि आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, जैसे देखें ये मेमोरी है और मेमोरी में ना कंटिन्यूसली एड्रेस चेंज हो रहा है, तो कांस्टेंट भी नहीं हो सकता। तो वेरिएबल इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखें जनाब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके आपको 2023 के एमसीक्यूज दिखाऊंगा।
वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछा गया है। पर्सनली तौर पे मैंने कम से कम आप कह लें कि 100 प्लस जो है वो आपके प्रैक्टिकल के पेड क्विजेज अटेम्प्ट किए थे, तो हर पेपर में हर क्विज में ये क्वेश्चन लाजमी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द ब्लॉक, जो वेरिएबल इनसाइड द ब्लॉक डिक्लेयर किया जाता है उसको हम लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है जी। वेरिएबल जब आप डिक्लेयर करते हैं इनसाइड द ब्लॉक दैट इज कॉल्ड द लोकल वेरिएबल, जो आप ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं उसको लोकल वेरिएबल कहा जाता है, राइट। ओके, उसके आगे देखें तो अच्छा थोड़ा सा ब्लर है, इसको आप छोड़ दें, मैं आपको आगे जाके इसको दिखाता हूँ। सी प्लस प्लस में डैश आर द डोर्स थ्रू विच डेटा कैन एंटर एंड कम आउट ऑफ द प्रोग्राम। देखो सी प्लस प्लस में कौन से डोर्स हैं, यानी कि कौन से आपके पास ऐसे दरवाजे हैं जिन दरवाज़ों की मदद से आपका डेटा अंदर आ सकता है और बाहर जा सकता है, वो आपके पास होते हैं सी इन और सी आउट। सी इन ऐसे और सी आउट ऐसे। अगर आपने डेटा को इनपुट की फॉर्म में लेना है तो सी इन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने डेटा को आउटपुट की फॉर्म में देना है तो सी आउट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो सी आउट और सी इन इनको हम नाम देते हैं स्ट्रीम्स का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका स्ट्रीम्स बनेगा, ठीक है। तो स्ट्रीम्स इज़ द राइट ऑप्शन, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत दफ़ा पूछी गई है ये वाली। उसके आगे अ नेम एड्रेसेस या अ नेम इंक्लूडेड, ऐसे नेम जो कि शामिल होते हैं प्राइमरी नेम एंड एन ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन, उसको फाइल कहते हैं। ये भी बहुत दफ़ा आपके प्रैक्टिकल के क्विज में 2023 में पूछा गया था, तो वहाँ से मैं आपको इंशाल्लाह आगे जाके टाइम मिलेगा तो ज़रूर दिखाऊंगा, नहीं तो यही फाइल आप कर लें, इंशाल्लाह आपका बहुत सारा पेपर यहाँ से रिपीट हो जाएगा। तो अब फाइल नेम इंक्लूड अ प्राइमरी नेम एंड एन ऑप्शनल पीरियड विद एन एक्सटेंशन, तो फाइल नेम इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा। द ऑपरेटर यूज्ड फॉर कास्टिंग इन सी इन स्टैंडर्ड कास्ट, जब फॉरी कास्ट आ गया इसका मतलब है कि वहाँ पे कास्ट ऑपरेटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि फॉरी कास्टिंग कास्ट ऑपरेटर को ही इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे कास्ट यानी फॉरी कास्ट से आपने ज़रा इसको याद रखना है। बोथ एंडल, ये भी आपका बहुत दफ़ा जो है वो पूछा गया था। एंडल एंड फ्लैश आर मैनिपुलेटर्स, ये दोनों याद कर लें। एंड एल और जो फ्लैशिस फंक्शन है ये मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है। मैनिपुलेटर्स का मतलब क्या होता है, तो बोथ यानी कि एंडल और फ्लैशिस दोनों क्या है, मैनिपुलेटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अच्छा ये आपका ना समझने वाला है, सी आउट करो सेट बेस। सेट बेस का मतलब क्या है, ये सिंपल इसका आउटपुट आएगा सेट बेस 16 और 52। अब देखिए ये सेट बेसिस हैं, यानी कि आप ये कह लें कि 16 के अंदर इसने 52 को स्टोर किया, इसका सिंपल आउटपुट इसका जो है वो 34 आ जाएगा। अब इसके पीछे क्या वर्किंग है वो बस अभी चूँकि बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा जाएगा इसकी वर्किंग को समझाते हुए, सिंपल इतनी बात याद कर लें कि 16 और 52 ये रिपीट होगा तो इसका आंसर सिंपल 34 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये ज़रा बात याद रखनी है, मैं ज़रा आपको आगे इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ फर्दर, यानी मैक्सिमम आपको क्वेश्चन कवर करवाना चाह रहा हूँ। तो 34 इसका राइट ऑप्शन है, सिंपल। उसके आगे देखें जी, इसे क्या कहते हैं हम, द टाइप रेफरेंस ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर दिस वन, इसको आप इंसर्शन और एक्सट्रक्शन ऑपरेटर कहते हैं, यानी कि सी आउट और सी इन के साथ ये आपके साथ इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्या होता है, ये आउटपुट स्ट्रीम के लिए यानी ओ स्ट्रीम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओ स्ट्रीम के लिए क्या मतलब इसका, इसको कैसे ओ स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम लिखते हैं सी आउट। तो जब आप सी आउट लिखते हैं ना इस तरह से, तो देखो सी आउट में आप ये वाले फंक्शन इस्तेमाल करते हो, तो ये वाला जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है इसे ओ स्ट्रीम फंक्शन कहा जाता है, यानी कि ये ओ यानी ओ फॉर आउटपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल होता है। और अगर यहाँ पे इनके बजाय ये वाला होता तो ये यहाँ पे क्या आना था इसका, ये वाला, ये रेफरेंस ऑफ इन, क्योंकि ये इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस तरह का यानी कि ये वाला जो साइन है ये आउटपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल होगा, और इस तरह का साइन आपका इनपुट स्ट्रीम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों बातें आपने याद रखनी है, पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत सारा कॉन्सेप्ट आता है। न्यू ऑपरेटर अलाउकेट करते हैं फ्रॉम फ्री स्टोर, फ्री स्टोर हम कहते हैं हीप को, ये बेसिकली सी प्लस प्लस के अंदर एक नया नाम है। तो जब भी फ्री स्टोर आएगा आपने समझना है कि हीप की बात कर रहा है, और रिटर्न करता है एक पॉइंटर। सिंपल एक काम है, यानी कि एक इसने आपको लाइन बताई हुई है, एक आर्गुमेंट्स बताए हुए, इसमें समझाने वाला कोई काम नहीं है। जो न्यू ऑपरेटर होता है वो अलाउकेट करता है मेमोरी को फ्री स्टोर से और रिटर्न करता है एक पॉइंटर को। नेक्स्ट वन, द पॉइंटर रिटर्न बाय द न्यू ऑपरेटर पॉइंट्स टू फर्स्ट मेमोरी एड्रेस, जो पॉइंटर आपको न्यू ऑपरेटर की मदद से मेमोरी को रिटर्न करता है, यानी कि वेरिएबल्स को रिटर्न करता है, तो वो आपको मेमोरी का फर्स्ट एड्रेस, कौन सा फर्स्ट एड्रेस जो है मेमोरी का प्रोवाइड करता है जब आप न्यू ऑपरेटर की मदद से मेमोरी को गेट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मेमोरी एड्रेस इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट, आपने बताना टेम्पलेट फंक्शन जो है वो कितनी जेनेरिक डेटा टाइप रखते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो, इसका राइट ऑप्शन 1 है,
ठीक है। जो टेम्पलेट फंक्शन होता है एटलीस्ट वन जेनेरिक डेटा टाइप। मैं आपको इसका एक दफ़ा एविडेंस दिखा दूं तो ये देखें, ये आपके पास है यहाँ पे ना, ये देखो इसने करेक्ट आंसर लिखा हुआ है, तो एटलीस्ट वन ये इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपके पेपर में 12 दफ़ा रिपीट था, तो वन इसका राइट ऑप्शन है। ये अनसॉल्व था लेकिन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। मेक श्योर आप इसको मार्क कर लें और अपने माइंड में रखें। उसके आगे जनाब STL स्टैंड्स फॉर, आपने बताना है STL का क्या मतलब है। तो S फॉर स्टैंडर्ड, T फॉर टेम्पलेट और L फॉर लाइब्रेरी। तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी इसका राइट ऑप्शन है। द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप टू स्टोर रियल नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज ऑफ द मैट्रिक्स इज, देखें जो नंबर ऑफ रोज और कॉलम होते हैं ना, उसमें आपका डेटा कुछ इस तरह से होता है 1 फिर 3 4। तो देखो ये सारे नंबर जो है ना, ये कौन से नंबर्स हैं, ये सारे नंबर आपके पास जो है ये एक इंटीजर टाइप है। तो जो अप्रोप्रिएट हमारे पास डेटा टाइप है ना, वो आपके पास इंट है, तो इंट इसका राइट ऑप्शन है। हम मैट्रिक्स में कभी भी फ्लोट की फॉर्म में नंबर स्टोर नहीं करते, या करेक्टर्स हम करते हैं, लेकिन क्योंकि डेटा टाइप की बात कर रहा है मैट्रिक्स में, तो यहाँ पे इसका जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन आएगा वो इंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स को नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। इस तरह बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एज क्लास मेंबर्स रीयूजेबिलिटी इज अचीव। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, आगे जाके आपकी किताब आएगी ऊप की, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हैं क्लास मेंबर के साथ, तो वहाँ पे आप रीयूजेबिलिटी को अचीव करते हैं। यानी कि एक दफ़ा कोड आपने राइट कर लिया, आफ्टर राइटिंग दैट कोड आप क्या करेंगे, आप जो है वो उस कोड को रीयूज करेंगे अपने लिए। तो ये आपका एक बड़ा एडवांटेज होता है। तो रीयूजेबिलिटी इज द राइट ऑप्शन हियर। फिर उसके आगे व्हाट डेटा मेंबर ऑफ अ कंटेन्ड ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सेस फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कंटेनिंग क्लास। आपने ये बताना है कि इनसाइड द क्लास आप जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं डेटा मेंबर्स की। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट जो आप प्राइवेट है, जो इनसाइड द क्लास आप एक्सेस करते हैं ना, क्योंकि इनसाइड का मतलब है कि डेटा सिक्योर रहे, तो वो आपका प्राइवेट होता है। पब्लिक को आप आउटसाइड द क्लास करते हैं, और प्रोटेक्टेड जो होता है ना, ये बेसिकली इन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन कंसिडर किया जाएगा वो आपका ये वाला होगा प्राइवेट पार्ट। तो प्राइवेट पार्ट ही आपने लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 दफ़ा पूछा गया था। जो सोर्स है सी इन का, वो क्या है, वो कीबोर्ड है। यानी कि किसकी मदद से आप डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो डेफिनेटली कीबोर्ड है। इस तरह सोर्स ऑफ आउटपुट, यानी कि आपका जो सी आउट है उसका सोर्स क्या है, तो वो आपके पास स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन बेसिकली सोर्स है किसका, सी आउट का, और सी इन का जो सोर्स है वो बेसिकली कीबोर्ड है। इस यहाँ पे कहीं ना कहीं आया भी होगा, जब आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, द स्ट्रीम इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन। याद रहे स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन सी इन और सी आउट के फंक्शंस हैं, ये ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, और ये बिल्ड इन डेटा टाइप्स हैं, आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर बिल्ड इन डेटा टाइप्स। तो बिल्ड इन डेटा टाइप्स इज द राइट ऑप्शन। जो कि सी आउट देखो हमने इस तरह से जो है सी इन और सी इन आउट के फंक्शन को इस्तेमाल किया, तो ये ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये डिफॉल्ट हमारे लिए ऑलरेडी जो क्रिएटर है उसने बना के रखे हुए हैं। फिर व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज डिफाइंड इनसाइड एन अदर क्लास, देन जब आपकी ऑब्जेक्ट जो क्लास की डिफाइन होगी इनसाइड द क्लास, तो फिर क्या होगा, आपका जो कंस्ट्रक्टर है इनर ऑब्जेक्ट का वो सबसे पहले कॉल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे सवाल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि 12 दफ़ा रिपीट हुए थे, तो मैं वही क्वेश्चन शेयर करूँ जो कि आपके पेपर में बहुत दफ़ा आए हुए थे। आगे जाके मैं 2023 के क्विज़ भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा। तो ये वाला क्वेश्चन आपने याद रखना है, सिंपल समझाने वाला कोई काम नहीं है। एक लाइन है जो कि आपके हैंडआउट से उठा के उन्होंने दी हुई है, जब ऑब्जेक्ट जो है किसी भी क्लास का इनसाइड अनदर क्लास डिफाइन हुआ होगा, तो कंस्ट्रक्टर जो है इनर ऑब्जेक्ट का सबसे पहले कॉल किया जाएगा। उसके आगे द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। आपने जो मेमोरी गेट की है अपने लिए यूटिलाइज करने के लिए अपने लिए है, अगर आप उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तो तब आप क्या करेंगे, अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो वो रिवर्स कर देगा कंस्ट्रक्टर के। कंस्ट्रक्टर का मतलब होता है, या कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि मेमोरी को लेना। अब डिस्ट्रक्टर का मतलब है मेमोरी को वापस करना। तो देखिए वो रिवर्स ऑर्डर है, कंस्ट्रक्टर मेमोरी को ले रहा है और डिस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, मेमोरी को वापस कर रहा है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है वो डिस्ट्रक्टर का काम होता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। तो अ कंस्ट्रक्टर विल क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट विद अ फुल कॉपी ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, दिस टाइप ऑफ कॉपी इज नोन एज डीप कॉपी। ये डीप कॉपी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर की पूछी जा चुकी है पहले भी, तो याद कर लें। कंस्ट्रक्टर जो आपको न्यू ऑब्जेक्ट की मदद से फुल कॉपी को, यानी कि एक ऑब्जेक्ट को
कॉपी करके देता है तो उसको हम डीप कॉपी कहते हैं, ठीक है। उसके आगे जनाब, डेट इज द ओनली ऑपरेटर दैट कंपाइलर ओवरलोड फॉर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि यूजर अपने लिए डिफाइन करता है, तो वो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। बाकी प्लस माइनस इक्वल टू ये सब बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास है, लेकिन जो असाइनमेंट ऑपरेटर है इसका राइट है, क्योंकि ये यूजर डिफाइन डेटा टाइप है, ठीक है। उसके आगे, अ क्लास मेंबर फंक्शन डिफाइन फॉर ओवरलोडिंग अ यूनरी ऑपरेटर टेक्स हाउ मच आर्गुमेंट्स। चूंकि यूनरी ऑपरेटर है तो ये 1 ऑपरेटर को लेगा, इसने नहीं लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ऑप्शन आएगा चूंकि यूनरी ऑपरेटर है, और अगर यहाँ पे बाइनरी ऑपरेटर होता ना तो उसका जवाब 2 आ जाना था, लेकिन यूनरी है तो यहाँ पे 1 ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। मेक श्योर यूनरी होगा तो 1 लगाएं, बाइनरी होगा तो 2 लगाएं, ठीक है। उसके आगे जनाब, स्टैटिक एलोकेशन इज लेस एफिशिएंट देन डायनामिक मेमोरी। ये सिंपल काम है, समझाने वाला कोई काम नहीं है, ये बात याद रखने वाली है कि जो स्टैटिक एलोकेशन है वो लेस एफिशिएंट है डायनामिक एलोकेशन से। चूंकि डायनामिक एलोकेशन में क्या होता है, डायनामिक हम हीप के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो हीप आप अपनी मर्जी से मेमोरी को ले सकते हैं, मर्जी से मेमोरी को वापस कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक में एक दफ़ा आपने ले ली मेमोरी तो अब उसके बाद मेमोरी को दोबारा हासिल नहीं कर सकते हैं, तो ये लेस एफिशिएंट है। तो यहाँ पे लेस इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे जनाब, डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज, इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने करेक्ट फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी है। तो देखें, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर एज इट इज़, अब यहाँ पे 5 इसका मेन जवाब होगा। अब वहाँ पे 5 क्यों है, क्योंकि देखो ये हमारे पास सारी करेक्टर या सारी जो डेटा टाइप्स है ना वो इंट की हैं, ठीक है। इंट ए, इंट बी, तो 4। अब यहाँ पे आपने फंक्शन की प्रोटोटाइप बतानी है, तो फंक्शन इंट के साथ आ रहा है तो कोई भी वैल्यू हमारे पास 5 बन जाएगी। तो चूंकि बी की उसने ऑलरेडी आपको दी हुई है, इंट की आपने खुद मालूम करनी है, राइट। उसके आगे देखें, तो द रीजन ऑफ मेमोरी अवेलेबल फॉर अलोकेशन एट रन टाइम। जब आप मेमोरी को रन टाइम लेते हैं ना तो उसको हम कहते हैं हीप। सी लैंग्वेज में उसको हीप कहा जाता है। सी प्लस प्लस जो कि सी लैंग्वेज को बाद में ज़रा अपडेट किया गया, उसकी ज़बान में उसको फ्री स्टोर कहा जाता है। दोनों के एक ही नाम है। ये देखें, हीप का मतलब है कि मेमोरी को गेट करना, लेकिन ये सी की ज़ुबान में था, ठीक है। जिस तरह मैं आपसे कहता हूँ कि ब्यूटीफुल बॉय, या मैं आपसे कहता हूँ ये वर्ड ब्यूटीफुल, अब कोई दूसरा बंदा मुझसे ज़्यादा अगर एजुकेटेड है ना तो वो क्या कहेगा, वो प्रिटी का वर्ड इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। तो जब आपकी लैंग्वेज को अपडेट कर दिया गया तो पहले हीप कहा जाता था, अब बाद में से फ्री स्टोर कहा जाने लगा। तो हीप और फ्री स्टोर याद रहे। अगर पेपर में सी प्लस प्लस पहले आता है तो आपने याद करना है कि सी प्लस प्लस के मुताबिक हम इसको फ्री स्टोर कहते हैं, जबकि सी के मुताबिक हम इसको हीप कहते हैं, ठीक है। दोनों बातों को आपने ज़रा अपने माइंड में रखना है। उसके आगे, जब प्रोटोटाइप ऑफ फ्रेंड फंक्शन इज रिटन एज, जो प्रोटोटाइप होती है फ्रेंड फंक्शन की, आप उसे कैसे राइट करते हैं, एनीवेयर इनसाइड द क्लास, कहीं पर भी आप क्लास के अंदर उसको डिफाइन कर सकते हैं, कोई आपके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर उसके आगे जनाब, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ ओवरलोड ऑपरेटर। आपने बताना है ओवरलोड ऑपरेटर का करेक्ट सिंटैक्स क्या है। ये भी आपका जो है वो शायद 34-35 लेक्चर से आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में बहुत दफ़ा रिपीट हुआ था। यहाँ पे देखें, रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर, फिर ऑपरेटर का सिंबल और पैरामीटर लिस्ट, ये इसका करेक्ट है। ये याद रखने वाला काम है, समझाने वाला कोई काम नहीं है इसमें। दोबारा पहले रिटर्न टाइप आप इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका ऑपरेटर, यानी रिटर्न टाइप, फिर ऑपरेटर का सिंबल, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट आपके पास जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके आगे डिक्लेयर, आप डिक्लेरेटर करते हैं प्लस मेंबर फंक्शन को, तो ये क्या होगा, सिंपल, ये भी सिंटैक्स है, क्लास नेम, उसके बाद ऑपरेटर, फिर प्लस, उसके बाद क्लास नेम और RHS। क्या आपके पास रिदम वैल्यूज़ है, यानी कि आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, आपने इसको याद रखना है, ठीक है। ये सिंपल काम याद करने वाला है। 2023 के क्विज़ के ऊपर मूव करते हैं। सिर्फ हमारे पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। हमारे पास जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, जब आप अलाउ करते हैं न्यू ऑपरेटर के मुताबिक, तो वो क्या होता है, सबसे पहले आपका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, देन आप मेमोरी को अलाउ करते हैं। बिल्कुल आप इसको इस तरह समझ लें कि कंस्ट्रक्टर का काम है मेमोरी को बुला कर लाना। कंस्ट्रक्टर जाएगा तो बुलाएगा ना, तो कंस्ट्रक्टर जाएगा, मेमोरी को बुलाएगा, फिर मेमोरी आएगी। तो ये काम होता है, यानी कि जब आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, न्यू का काम है मेमोरी को गेट करना। कहाँ से गेट करना, हीप से या फ्री स्टोर से। तो जब आप कंस्ट्रक्टर को भेजेंगे, कंस्ट्रक्टर मेमोरी को लेकर आएगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे, आखिर में आप डिस्ट्रक्टर को कहेंगे मेमोरी को वापस डिस्ट्रॉय कर दो। इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास कंप्यूटर स्लो नहीं होता और कंप्यूटर सही तरह काम करता रहता है। तो ये काम आपका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का और डिस्ट्रक्टर का होगा।
अगर पेपर में आता है डिफाइन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, याद रहे कंस्ट्रक्टर बेसिकली दैट इज यूज टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द हीप एंड द फ्री स्टोर, एंड डिस्ट्रक्टर बेसिकली डिस्ट्रॉय द वैल्यू मीन्स टू से, या डिस्ट्रॉय द मेमोरी मीन्स टू से रिटर्न द मेमोरी फ्रॉम द हीप या टू द हीप या टू द फ्री स्टोर। ठीक है, ये बातें आपने लिख देनी है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी एक्सेस डायरेक्टली यूजिंग एन अरे सबस्क्रिप्ट। देखें ये इसका जवाब है, आपने अगर कैरेक्टर्स कोई वैल्यू को डायरेक्टली तौर पे स्टोर करना है तो आप सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके स्पेलिंग देख लें, ये सुपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग कम से कम 90% लोग यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट लगाते हैं, ये सबस्क्रिप्ट है, SUB सब SCRIPT सबस्क्रिप्ट। ठीक है, मैं 2023 के क्विज़ेस के ऊपर मूव करता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात बता दूँ, ये क्विज़ेस मैंने खुद सॉल्व किए थे और इसके साथ एविडेंस भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आपको हैंड रूट से पता लग जाए कहाँ कहाँ से आपके MCQs आते हैं। स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है कि ये जो है ना क्विज़ेस आपके, ये वो क्विज़ेस हैं जो कि 100+ मैंने खुद अटैम्प्ट किए हैं और उसमें जो हर क्विज़ में रिपीट हुआ है, ये वो क्वेश्चन मैंने आपके लिए सेलेक्ट कर लिया है। तो बहुत मेहनत लगी मुझे इसको काम करने में, सेलेक्ट करना और सॉल्व करने के बाद हर चीज़ को मैनेज करना। तो मेक श्योर आप ज़रा कॉन्सेप्ट को ज़रूर सुनिएगा, चूँकि मैंने सिर्फ आपके लिए किया है। स्टार्ट करते हैं। देखो जी, आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने अरे का साइज़ बताना है। अरे का साइज़ क्या है, माय फुल नेम। ये जो आपके पास स्पेस है ना, जैसे देखिए M, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये स्पेस है माय फुल। तो देखो ये भी आपके पास जो स्पेस है ये भी काउंट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 फिर आगे 8। तो ये आपने इस तरह करके बताना है, तो टोटल ये 13 साइज है। तो 13 इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ये देखें, ये इसका प्रूफ है पेज नंबर 176 के ऊपर। तो यहाँ पे देखो ये प्रैक्टिकल के क्विज़ेज हैं और ये आपके जो CS201 में हुए थे उसके अंदर भी ये आया हुआ था, यानी 15-15 का नंबर का जो क्विज़ था वो उसमें मस्ट पूछा गया था। मेक श्योर इन क्विज़ेज को अच्छी तरह पढ़ लें। ठीक है, और ये आपको मैंने जो दूसरे भी फाइल शेयर किए ना उसके अंदर भी ये वाले क्विज़ेज आए हुए हैं, लेकिन मैंने इसलिए शेयर नहीं किए कि मैं आपको दिखा दूं कि 2023 में 12 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो माय फाइल नेम और इसकी जो अरे नेम है वो कितना है, 13 है। तो 13 इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। आगे देखें जनाब, ओके आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, ये प्रोग्राम है, छोटा सा प्रोग्राम है और इस तरह के प्रोग्राम पेपर में अक्सर औकात आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कोड, आपने इस कोड को जरा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना है। इंट मेन, यहाँ पे आप समझें कि आपके पास ना छोटा सा एक कोड है, उसमें आपने यहाँ पे जो है वो एक लूप का या एक आपने अरे का इस्तेमाल किया हुआ है। देखो A4 हमेशा याद रहे, ए स्टार्ट जो हमारे पास अरे होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 2 फिर सो ऑन चलती रहती है। आपने सी आउट करवाना है। सी आउट का मतलब कि आपने स्क्रीन के ऊपर वैल्यू को प्रिंट करना है जो कि A2 की, यानी कि आपको अरे का एड्रेस बता रहा है। देखें 0 से स्टार्ट होती है अरे, तो पहला नंबर कहाँ पे जाकर स्टोर होगा जी, 0 में स्टोर होगा। 2 यानी ये दूसरा नंबर कहाँ पे जाकर स्टोर होगा, 1 में। अब तीसरा नंबर कहाँ पे स्टोर होगा जी, ये 2 में स्टोर होगा। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है तीसरे नंबर पे वो आपने बतानी है। तो देखो यहाँ पे A2 की वैल्यू, यानी 2 पे क्यों क्या पड़ी हुई वैल्यू, 3 पड़ी हुई है, ये वाला 3। मैं थोड़ा सा अगर दोबारा एक्सप्लेन करूँ, 0 में वैल्यू पड़ी होगी इसके मुताबिक 1, ठीक है, 1 में वैल्यू पड़ी होगी देखो 2, और 2 में वैल्यू पड़ी होगी 3, क्योंकि अरे हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। तो 2 में वैल्यू 3 पड़ी हुई है, तो ये देखो 3 इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछे गए हैं, तो मेक श्योर ये ज़रा आपने याद रखने हैं। उसके आगे देखें जनाब, इन C++ में ATOI फंक्शन क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है करेक्टर स्ट्रिंग टू इंटीजर, यानी कि करेक्टर से अगर आपने इंटीजर में मूव करना है तो आप ATOI, A का मतलब करेक्टर, TO इसका मतलब है 2, यानी A to I का मतलब इंटीजर्स, A से I में मूव कर जाओ, ये काम है करेक्टर स्ट्रिंग टू इंटीजर का। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, 12 दफ़ा रिपीट हुआ था, इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, करेक्टर टू इंटीजर, यानी करेक्टर से अगर आपने इंटीजर में जाना है तो आप क्या यूज़ करेंगे, ATOI का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पर आते हैं, हेलो वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत सारे यहाँ पे मेरे यूट्यूबर भाई हैं जो कि थोड़ा सा गलत एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को। देखें, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें। आपकी करेक्ट जो अरे है हमेशा मैंने बताया 0 से स्टार्ट होती है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4। अब 4 पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है जी, O पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपने इसको, वही काम है कि आपने O को ज़रा प्रिंट आउट करना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो अरे के मुताबिक,
याद रहे अरे के मुताबिक वो ओ बनेगा। आपसे पेपर में दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये स्ट्रिंग के मुताबिक है, स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 1 से, लेकिन जो अरे होती है ना, पेपर में ये पिछले दफा भी आया हुआ था, अरे जो स्टार्ट होती है जिसमें मैंने भी आपको बताया वो होती है 0 से। तो ये दोनों में फर्क है। अब ये 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे एल आपकी वैल्यू स्टोर होगी, क्योंकि कह रहा है कि सी आउट करो स्ट्रिंग 4 को। अगर स्ट्रिंग ना होता, अरे की वैल्यू होती, तब यहाँ पे इसका आउटपुट ओ आ जाना था। उसके आगे विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट मैकेनिज्म इन सी प्लस प्लस, जो आपके पास डिफॉल्ट मैकेनिज्म है ना, वो कॉल बाय वैल्यू है। डिफॉल्ट मैकेनिज्म हमेशा कॉल बाय वैल्यू होगा, तो ये आपने जरा याद रखना है, ठीक है। इसका एविडेंस भी होगा, ये देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। ये देखो पहली लाइन लिखी हुई है, इसने मैंने हाईलाइट भी की हुई है, डिफॉल्ट फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म इन सी इज कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू बेसिकली आपके पास डिफॉल्ट मैकेनिज्म है सी लैंग्वेज के अंदर। ये देखें, ये अभी आया हुआ था ना, मैंने आपको प्रीवियस फाइल में करवाया था, तो उसमें भी ये चीज़ आई हुई थी, टू क्रिएट एन आउटपुट फाइल स्ट्रीम। देखो अब इसने वर्ड की अपनी जुमले की मेंटालिटी बदल दी 2023 में। इसमें क्या है, अच्छा ये 2022 के क्विज जो है ना, ये आपके अब वाले क्विज है, आप देख लें, डेट दिसंबर है, यानी कि जो आपका फॉल 2022 है। आगे जाके मैं 2023 के भी आपको दिखाऊंगा। तो टू क्रिएट एन आउटपुट फाइल स्ट्रीम, अगर आप आउटपुट फाइल स्ट्रीम को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डिक्लेयर करेंगे स्ट्रीम को, चूंकि आउटपुट है तो आउटपुट के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ पे गलत मार्क हुआ है, मैं आपको, अच्छा आउटपुट है ना, आउटपुट को अगर आप स्ट्रीम के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो ऑफ स्ट्रीम है, ओ स्ट्रीम नहीं आएगा यहाँ पे। आउटपुट स्ट्रीम के लिए अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑफ स्ट्रीम है, ठीक है। वो मैं दूसरा समझा था, उस वो आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। ये इसका एविडेंस है, ये देखें, टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम करने के लिए हम ऑफ स्ट्रीम का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे जनाब, वन डायमेंशनल अरे इनसाइड अ वन डायमेंशनल अरे, जो वन डायमेंशनल अरे है ना, इनसाइड द वन डायमेंशनल अरे, वो हमेशा वन डायमेंशनल अरे ही कहलाती है। अगर आता है ना टू डायमेंशनल अरे, तो टू डायमेंशनल अरे जो होती है ना, वो आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे कहलाती है। वन डायमेंशनल अरे को आप वन डायमेंशनल अरे ही कहेंगे, लेकिन जो टू डायमेंशनल अरे होगी वो आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे होगी, ठीक है जी। उसके आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अरे विद 0। आपने बताना है ऐसा कौन सा करेक्ट वे है कि आप एलिमेंट्स को, अरे को डिक्लेयर, देखिए इसने खुद बता दिया अरे कहाँ से डिक्लेयर होती है, 0 से डिक्लेयर होती है। तो ये देखिए, इंट अरे 5, हम ना अरे जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए लार्ज ब्रैकेट्स आती हैं। अब जो आपकी अरे का साइज होगा ना, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो देखो 5, उसके आगे इक्वल्स टू मिडल ब्रैकेट, और जो आपकी अरे का साइज है 1, यानी आपने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेने हैं, 10 लेने हैं, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। लेकिन अभी वो कह रहा है कि इसको इनिशियलाइज करो 0 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ 0 आएगा, बाकी आप यहाँ पे वैल्यू को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन ये वाला आएगा, इंट अरे 5 और 0, बाकी आपके पास कोई ऑप्शन ठीक यहाँ पे नहीं है। उसके आगे सी लैंग्वेज में, अब ये देखें, ये मैंने आपको बताया था ना सबस्क्रिप्ट, अभी वो जो पीछे मैंने आपको वकार की फाइल दिखाई थी, तो सी और सी प्लस प्लस में जो सबस्क्रिप्ट होती है अरे का, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 इज द राइट ऑप्शन। मेरे पास शायद इसका एविडेंस भी होगा, ये देखें, सी प्लस प्लस में ऑलवेज स्टार्ट एट 0, तो सी प्लस प्लस में हमेशा ये स्टार्ट होती है कहाँ से, 0 से, और यही काम आपने सी लैंग्वेज के अंदर भी करना होता है। अच्छा ये देखो जनाब, ये आपके पास जो है ना वो है अरे का साइज है, जो मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा था। करेक्टर नेम, अब देखो कितने हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। अब इसमें स्पेस को भी आपने शामिल करना है, तो ये कितने हो गए, ये 12 करेक्टर्स हो गए। तो इसमें आपने याद करना है कि हमने इसमें 12 करेक्टर्स को जो है वो ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो 12 करेक्टर इसका राइट ऑप्शन है। ये देखें, आपका ये पहला ही है, ये प्रैक्टिकल में बहुत दफ़ा आ चुका है और ये थ्योरेटिकल में भी बहुत दफ़ा आ चुका है। तो देखो ये 12 करेक्टर्स हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के 12 करेक्टर्स आपने यहाँ पे मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं। उसके आगे, इन केस ऑफ पॉइंटर टू पॉइंटर के केस में आप क्या करेंगे, या डबल डी रेफरेंस में, दोनों केसेस में, पॉइंटर टू पॉइंटर और डबल डी रेफरेंस में, फर्स्ट पॉइंटर कंटेन होगा एड्रेस ऑफ सेकंड में, और जो एड्रेस होगा वेरिएबल का वो कंटेन होगा किसके अंदर, डिजायर्ड वैल्यू में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो ये डबल डी रेफरेंस है, ठीक है। ये सिंपल एक लाइन है, इसमें याद करने वाला कोई काम नहीं है, सिंपल आपने इसको जो है वो एक दफ़ा देख लेना है। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें, A dash is an array of character that can store a number of characters specified। आपने बताना है कि कौन सी ऐसी अरे है कैरेक्टर की जहाँ पे आप स्पेसिफाइड नंबर को, या जहाँ पे आप नंबर को स्टोर कर सकते हैं, तो वो बेसिकली स्ट्रिंग है। जिस तरह भी आपने थोड़ी देर पहले अरे में और स्ट्रिंग में फ़र्क सीखा था कि अरे स्टार्ट होती है 0 से और स्ट्रिंग स्टार्ट होती है 1 से, तो यहाँ पे स्ट्रिंग इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसिडर किया जाएगा।
उसके आगे देखें जनाब, तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सिंटेक्स, आपने बताना है करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा। पीटीआर, पीटीआर हम कहते हैं पीटीआर हम कहते हैं पॉइंटर को, पॉइंटर इज अ कांस्टेंट पॉइंटर टू एन इंटीजर, तो इसका करेक्ट सेंटेंस ये वाला होगा, कांस्टेंट इंट स्टैटिक माई पीटीआर। ठीक है, ये इसका करेक्ट सेंटेंस है। सबसे पहले आप कांस्टेंट वर्ड लिखेंगे, फिर इंट, फिर स्टैटिक और माई पीटीआर, तो ये वाला इसका राइट है। सिंपल याद करने वाला काम है, ये भी समझाने वाला इसमें कोई काम नहीं है। ये देखें कांस्टेंट इंट स्टैटिक माई पीटीआर, यही वाला मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ये सिर्फ रेफरेंस आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि ओवरऑल ये मैंने ठीक सॉल्व किए हुए हैं, कोई किसी को डाउट ना रहे। द नेम ऑफ अरे इज अ कांस्टेंट पॉइंटर विच कंटेन अ मेमोरी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ये भाई पहले भी आया हुआ था, यानी पहले रिपीट था क्वेश्चन, ये 2022 में भी आया हुआ है। ये देखें पेज नंबर 158 पे इसका एविडेंस है जनाब, ये वाला जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। आगे देखो, द इंक्रीमेंट ऑफ अ पॉइंटर डिपेंड ऑन इट्स डेटा टाइप, जो इंक्रीमेंट है ना, अब जैसे देखो मैंने कहा कि 14, ये 14 जो है ना, 14 बेसिकली इंट का है। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा तो ये डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये हमेशा ही डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेटा टाइप के ऊपर। तो डेटा टाइप इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा, बहरहाल ये वेरीफाइड है, इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, आगे देखें, विच ऑफ द मोड इज यूज टू ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन हम कहते हैं इन, सी इन के फंक्शन को, इंसर्शन कहते हैं सी आउट के फंक्शन को। एक्सट्रैक्शन सी इन, इंसर्शन सी आउट, दोनों बातें याद करनी है आपने। इन फंक्शन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है, जो कि एक्सट्रैक्शन का जिक्र कर रहा है यहाँ पे। ये देखें इन, अब ये देखो ये वाला टेबल आया हुआ है आपका, ये इनपुट है, यानी इन ओपन अ फाइल और स्ट्रीम फॉर एक्सट्रैक्शन इनपुट। ठीक है, अगर आउटपुट कहता है तो आउट आपने करना है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे सिंपल कह रहा है फाइल इट इज यूज टू ओपन अ फाइल इन के लिए, तो यहाँ पे इन इसका राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ये देखें मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले करवाया था, 2023 का क्विज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली अ सोर्स ऑफ सी इन स्ट्रीम। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कीबोर्ड है। इस तरह अगर सी आउट का कहेगा तो आपने वहाँ पे याद रखना है कि वहाँ पे जो हमारे पास होगा वो स्क्रीन होगा। C++ ऑफर करता है आयो में इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर को, तो क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, चूंकि इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन की मदद से ही हम सी आउट और सी इन डेटा को सॉल्व करते हैं, तो ये बात ट्रू है। तो यहाँ पे ट्रू इसका जो है वो राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे, अच्छा एक मिनट ठहरें ज़रा, ओके नेक्स्ट देखें। अच्छा वो पीछे मैंने फॉल्स था, ये गलत बाय मिस्टेक गलत मार्क हुआ है, इसको ज़रा आप कैंसिल कर दें, ये ट्रू बात है। ठीक है, विच इज द पर्पस ऑफ एंड एल स्ट्रीम मैनिपुलेटर। अभी थोड़ी देर पहले आपका क्वेश्चन था क्या एंड एल और फ्लश जो है मैनिपुलेटर है, तो देखिए यहाँ पे मैनिपुलेटर इसका राइट ऑप्शन है। तो एंड एल क्या करता है जी, ये इंसर्ट करता है न्यू लाइन को, यानी कि आप न्यू लाइन को और फ्लश करते हैं स्क्रीन को, तो ये वाला इंसर्ट अ न्यू लाइन एंड फ्लश द स्क्रीन, ये इसका राइट ऑप्शन है। ये देखें इंसर्ट अ न्यू लाइन एंड फ्लश दी स्क्रीन, तो ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा। उसके आगे देखें, ऑटोमेटिक वेरिएबल आर क्रिएटेड ऑन स्टैक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑटोमेटिक जो हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं ना, ये क्रिएट होते हैं स्टैक से, और मेमोरी कहाँ से ली जाती है, वो ली जाती है हीप से। दोनों बातें आपने ज़रा याद रखनी है। उसके आगे देखो जी, विद यूजर डेटा टाइप वेरिएबल सेल्फ असाइनमेंट कैन प्रोड्यूस, यानी कि डेटा टाइप वेरिएबल ऐसे कौन सा है जो कि सेल्फ असाइन जो है वो प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपके पास लॉजिकल एरर है। ये देखिए विद यूजर डिफाइंड डेटा टाइप सेल्फ असाइनमेंट कैन प्रोड्यूस, तो ये लॉजिकल एरर है। ठीक है, ओके लास्ट वन क्वेश्चन हमारा, सी आउट करवाना है आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीट था। सी आउट करवाना है आई को, डी को और एफ को, इसको ना आपने इकट्ठा लिखना है, जरा गौर से बात को अंडरस्टैंड करना है आपने। देखो सी आउट एक दफ़ा आएगा, अब ना ये एक दफ़ा आएगा इस तरह से, ये किसके लिए है, आई के लिए, तो ये आई के लिए आ गया। अब दोबारा देखो आगे ये है, तो ये इस तरह से। ठीक है, करते कराते इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ना वो ये वाला है। यानी बाकी में देखो आखिर में ये जो आपके पास साइन है ना इंसर्शन के, ये सब के आगे आ रहे हैं, लेकिन ये आखिर में सिर्फ सेमीकोलन आएगा, इंसर्शन का साइन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे देखें इन दो के आगे तो है, लेकिन ये एफ के आगे नहीं है, यानी एफ पे आपने मामला ख़त्म करना है। तो बाकी देखो यहाँ पे पहले वाले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे चौथे में भी है, तो तीसरे में नहीं है, तो तीसरा वाला इसका ऑप्शन जो है वो राइट कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, उसके आगे देखिए हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनरी ऑपरेटर, दिस वन इज लास्ट क्वेश्चन। आपने बताना है यूनरी ऑपरेटर कौन सा है। इसका मतलब है कि प्लस, यानी कि इस प्लस प्लस का मतलब है कि 1 + 1, ये प्री इंक्रीमेंट है लेकिन ये यूनरी है।
इसी के साथ जो दूसरा है ना आपके पास, देखो ये आपके पास पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये भी है लेकिन ये डिक्रीमेंट है, तो ये सब हैं, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपकी वो क्वेश्चन थे जो कि बहुत दफ़ा पेपर में रिपीट हुए थे, CS201 एज वेल एज CS201 प्रैक्टिकल। मैं उम्मीद करूँगा आपको इसकी समझ आई होगी। मेक श्योर स्टूडेंट्स ज़रा कोशिश कीजिएगा कि अपने हैंडआउट्स को पढ़ लें अगर टाइम है, अगर टाइम नहीं है तो मेरे हर बताए हुए कॉन्सेप्ट को याद करें, इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।